राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शोधार्थियों से किया संवाद। कहा, नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में साबित होगी गेम चेंजर। फरीदाबाद में आयोजित 3 दिवसीय इंडस्ट्री एक्सपो की बिजली मंत्री रणजीत सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की शुरुआत। 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयां ले रही हैं हिस्सा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ से स्वामित्व योजना को लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों और मंडल उपायुक्तों के साथ की वर्चुअल बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 पीजीटी की परीक्षाएं आज से प्रदेश के 260 परीक्षा केंद्रों में हुई शुरू। बोर्ड चेयरमैन ने परीक्षा केंद्रों का किया मुआयना। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शोधार्थियों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शोध कार्य समस्या निवारण उन्मुख होना चाहिए। उन्होंने शोधार्थियों से ज्ञान में बढ़ोतरी करने का आह्वान करते हुए कहा, जिसके पास ज्ञान का भंडार है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है और उसके पास रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। राज्यपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोट टेक्नोलॉजी अपनाने पर भी जोर दिया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शोधार्थियों को मानसिक तौर पर मजबूत होना होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति गेम चेंजर साबित होगी। हरियाणा में 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रबंधन के विद्यार्थियों व शिक्षकों से भी संवाद किया। 100% बच्चों को वहाँ प्लेसमेंट मिलती है। और दूसरी अच्छी लगा मुझे, हर साल जो है अभी उनको 36 लाख रुपए का जो है वेतन मिलने का इतना जो है काम आगे बढ़ा है। इसलिए हमारे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें 78% जो है महिला है। पूरे देश में और विदेश में भी इतनी बड़ी संख्या में महिला रहना एक आदर्श है। तो इसलिए मैं उनसे रिसर्च के बारे में, नए नए बातों के बारे में, उनको तकनीकी के बारे में और नवाचार के बारे में उनसे जो है मालूमात किया। और वो लोग हरियाणा को भी सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा में, हरियाणा के स्वास्थ्य में, हरियाणा के किसानों में भी कैसा जो है प्रबंध करना। वहीं एमडीयू के शोधार्थियों ने कहा कि हमें राज्यपाल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे अलावा भी बहुत सारे शोधार्थी हैं जो शोध जो एम्पिरिकल स्टडी कर रहे हैं या मैं कहूँ अनुभवजन्य शोध कर रहे हैं। उनको बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता होती है। अगर विश्वविद्यालय उनको वह सुविधा प्रदान कर दे तो उससे बहुत अच्छी उनको सुविधा मिलेगी और शोध कार्य आगे बढ़ेगा। When we talk about science department, everybody talk about the rigorous scientific method, but everybody ignore the aspect that post positivism, even subjectivism holds a crucial role in determining research, sir. When you talk about your mind plays a very important role, sir. So it's a request from all the social sciences department, especially from the psychological department, sir, please motivate us, please give us more funding, please enhance our URS, please give us more international projects. And being a PhD research scholar, I would I consider that to enhance the culture of, to enhance the quality of research and education, there is a need for student exchange programs globally, and also there is a need for international collaborations. फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में आज राज्य सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय इंडस्ट्री एक्सपो की शुरुआत हुई। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक्सपो का उद्घाटन किया। इस एक्सपो में प्रदेश भर की 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हिस्सा ले रही हैं, जहां वे अपने आधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। इस मौके पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि आज औद्योगिक विकास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और IMT बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दक्षिण हरियाणा के शहर बड़े इंडस्ट्री हब बन चुके हैं।
उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए देश में जापान की 1680 इंडस्ट्री आई हैं, जिनमें से 400 से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि यहाँ के उद्योगपति तेज़ी से उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी इंडस्ट्री और टूरिज्म से बनती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया। जितना कभी 1600 साल में आदमी ने जितना ज्ञान अर्जित करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में हो गया। जितना 150 साल में नॉलेज अर्जित करा वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में, जितने 18 में है वो आज 5 साल में हो गया। IMT एक बहुत बड़ा माइलेज लेके जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसे मोदी साहब का स्टार्टअप का मामला है, उसमें सबसे पहले पिकअप करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और मानेसर, पलवल, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज पूरे देश का जब भी कोई आदमी इंडस्ट्री आता है सबसे पहले देखता है पावर पोजीशन क्या है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में इसको एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस पॉइंट बना दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस एक्सपो के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न उद्योगपतियों के उत्पादन देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बढ़ती GDP में यहाँ की औद्योगिक इकाइयों का अहम योगदान है और यहाँ नए उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी क्रांति आई है। उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो रोजगार देने का मामला हो, चाहे रेवेन्यू देने का मामला हो, चाहे और दूसरे GDP का मामला हो। बहुत बड़ा टैक्स के रूप में फरीदाबाद से जाता है नौजवानों को। और नई तकनीक के साथ साथ यहाँ के उद्योग बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी क्रांति आई है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव कभी देखने को नहीं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में स्वामित्व योजना को लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों और मंडल उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत बनाई जाने वाली प्रॉपर्टी ID की जांच के बाद असली मालिक के नाम ही बनाए और इसमें जो आपत्तियां आती हैं उनका निवारण करने के बाद ही इनकी रजिस्ट्री शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से करनाल जिला के सिरसी गांव में पूरे गांव की प्रॉपर्टी ID बनाई गई है, इसी प्रकार जिस गांव की प्रॉपर्टी ID बनाए उस पूरे गांव के सभी निवासियों की प्रॉपर्टी ID बननी चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे पंचायत को साथ लेकर गांव की किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रॉपर्टी ID समेत संबंधित गांव का नक्शा प्रदर्शित करें ताकि लोग ID में देख सकें कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक गांव का इस प्रकार का नक्शा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रदेश या विदेशों में नौकरी पेशा या व्यवसाय करने वाले भी अपनी प्रॉपर्टी ID को चेक कर सकें। उन्होंने इस संबंध में SOP बनाने की भी निर्देश दिए ताकि उपायुक्तों और जिले के अन्य अधिकारियों को कार्य में आसानी हो सके। उन्होंने मुख्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए ताकि प्रॉपर्टी ID बनाने के मामले में जिला स्तर के अधिकारियों को सहयोग दिया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे प्रॉपर्टी ID के मामले में विदेशों में रहने वाले लोगों की आने वाली शिकायतों की WhatsApp या अन्य ऑनलाइन संस्थानों से सुनवाई हो सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 PGT की परीक्षाएं आज से प्रदेश के 260 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई। इसमें 76,339 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने भिवानी जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का मौके पर जाकर मुआयना किया तथा परीक्षा के संचालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। भिवानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मेटल डिटेक्टर व बायोमेट्रिक चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लगाने के साथ ही फोटोस्टैट की मशीनों को बंद रखा गया। बोर्ड के चेयरमैन व सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुई हैं। परीक्षाओं में कोई अनियमितता ना हो, इसके लिए बोर्ड मुख्यालय पर हाईटेक कंट्रोल रूम व कमांड व कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। साथ ही जिला स्तर पर CCTV की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन व लैंडलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। बायोमेट्रिक्स हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है,
डाटाज जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को एंट्री दी जा रही है। पूरे प्रदेश में 260 सेंटर बनाए हैं और 76,339 कैंडिडेट आज परीक्षाएं देंगे और उसके लिए हर जगह सुचारू ढंग से काम चल रहा है इस टाइम। और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लैंडलाइन नंबर जारी, किसी को कोई दिक्कत है तो सीधा संपर्क वो बोर्ड में कर सकता है। टोटल स्टूडेंट्स लेवल 1, 2, 3 के लिए हमारे पास 2,52,028 स्टूडेंट्स हैं और अगर आज मैं लेवल 3 की बात करूँ तो हमारे पास 75,339 स्टूडेंट्स हैं जो कि आज परीक्षा देंगे। और व्यवस्था की मैं बात करूँ, धारा 144 लगाई जा चुकी है प्रशासन के द्वारा। बायोमेट्रिक का, फिस्किंग का, सीसीटीवी कैमरास हमारे सभी सेंटर पे लगे चुके हैं, तो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है। वहीं एचटेट परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि अब की बार उनका अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम सकारात्मक आएगा। बोर्ड प्रशासन ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हों इसके लिए व्यवस्थाएं बेहतर कर रखी हैं। एचटेट काफी फेयर तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट करवाती है और पहले भी मेरे एचटेट हैं और काफी सब्जेक्ट्स के हैं, तो क्राउड वो इकट्ठा नहीं होने दे रहे और क्या नाम है, पुलिस अपनी अच्छे से क्या नाम है ड्यूटी दे रही है। सुविधा भी अच्छी है और यहाँ पे बायोमेट्रिक तय की जा रही है, बायोमेट्रिक की और हमारे गहने और वो भी उतरवा दिए और मेरी अच्छी तैयारी है। उम्मीद है कि मेरा पेपर अच्छा ही होगा। हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से कुरुक्षेत्र स्थित विरासत हेरिटेज विलेज में चारपाई भराई कार्यशाला की आज से शुरुआत हुई। 5 दिवसीय ये कार्यशाला 6 दिसंबर तक चलेगी। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पूनिया ने कहा कि चारपाई बुनाई कला हरियाणवी लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके इतिहास को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से 20 से अधिक कलाकार चारपाई बुनाई के अलग अलग डिज़ाइन को संरक्षित करेंगे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से खाट परंपरा पुनर्सजीव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बुनाई कला के 1 दर्जन से अधिक डिज़ाइन, जिनमें फूल पत्ती, बाग, लहरिया, षटकोणीय आदि शामिल हैं, वो भाग ले रहे हैं और ये हरियाणा की जो लोक कला की विशेष रूप से पहचान रही है, जो बुनाई कला, उस बुनाई कला को संरक्षित करने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और हरियाणा में ये प्रयास पहली बार हुआ है, क्योंकि हरियाणा की जो डाइंग आर्ट है, जो बुनाई कला की डाइंग आर्ट है, आजकल लोगों ने खाट का उपयोग बंद कर दिया है, इसलिए खाट की बुनाई भी जो है वो कम हो गई है। उस दृष्टि से ताकि जो लोक पारंपरिक बुनाई कला थी, उस बुनाई कला को हम यहाँ पर विरासत में हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संरक्षित कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इससे जो है जुड़ी रहें। वहीं चारपाई भराई कार्यशाला में हिस्सा ले रहे कलाकारों ने खुशी जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। करते हैं जी, घर में भी करते हैं, कोई किसी का दूसरे का खाट भी भरते हैं। ये विरासत हेरिटेज यहाँ पे हम आए हैं, भी जो पुरानी संस्कृति खत्म हो रही है ये दिखाने के लिए। ये मंजे सब छोड़ गए, बेड चल गए, इसलिए ये बना बना कर दिखा रहे हैं जी। जैसा मर्जी डिजाइन बनवा लो, हमारे से अच्छा डिजाइन पा देंगे, सूत का या दूसरा जैसा मर्जी खाट भरवा। विरासत बड़े कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, हमारे जैसे हमारे को तो थोड़ा बहुत हमारे दादी दादाओं ने बता रखा है, तो आने वाले जैसे टाइम के अनुसार सब कुछ खत्म होता जा रहा, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज़ें है ये, ताकि उनको पता चले भी पहले हमारे बुजुर्ग क्या करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए हैं। इसी कड़ी में पंचकुला जिले के स्वास्थ्य विभाग ने शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में बसी पंचायतों को टीबी उन्मुक्त करना शुरू कर दिया है। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि पंचकुला के ठाणे की सेर पंचायत का गांव
बाढ़ गोदाम प्रदेश में पहला टीबी उन्मुक्त गांव बन गया है, जिसकी पुष्टि के लिए राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर हितेश को पत्र लिखकर जानकारी दी जा चुकी है। अगले सप्ताह तक लगभग 4 पंचायतें टीबी मुक्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक पंचायत की सैंपलिंग करके उन्हें टीबी मुक्त किया जा रहा है। टीबी मुक्त करने के लिए कुछ क्लॉज निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी में टीबी के लक्षण आते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र का सैंपल लेकर अगले 3 वर्ष तक वहां कोई टीबी का मरीज ना हो तो उस क्षेत्र को टीबी मुक्त घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब भारत में भी टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इससे बचाव के लिए पहले शिशुओं को बीसीजी का टीका लगाया जाता था। अब युवाओं व बड़ी उम्र के लोगों के लिए बीसीजी का इंजेक्शन उपलब्ध है और इसके लिए कार्यशाला व प्रशिक्षण आरंभ हो गया है। इससे भी टीबी की रोकथाम में सहयोग मिलेगा। सरकार की ओर से टीबी के मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोग भी इस अभियान में निक्षक मित्र बनकर टीबी के मरीजों को गोद लेकर सहयोग दे सकते हैं। अभी हमने बाढ़ गोदाम जो विलेजेस हैं जो थाने की सेर पंचायत में आते हैं, कालका ब्लॉक में, उनको हमने उस पंचायत को अपनी तरफ से टीबी मुक्त डिक्लेयर करके और स्टेट को चिट्ठी लिखी है कि ये पंचायत हमने रैंडम सैम्पलिंग करके और जितने भी कॉन्टैक्ट सर्वे हैं सब करके हमने देख लिया और उनमें अभी कोई भी किसी भी तरह का टीबी का केस या कोई भी कॉन्टैक्ट मौजूद नहीं है। समय आ गया है कि हम भारत से भी इसका खात्मा करें, क्योंकि इसके लिए एक बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है बीसीजी की। और अभी तो एक नई वैक्सीन एडल्ट के लिए भी, जैसे बीसीजी हम कहते हैं जन्म के बाद लगाते हैं हम, लेकिन अब इसी डायरेक्शन में एक सरकार की तरफ से नई वर्कशॉप्स भी आई हैं, ट्रेनिंग हुई है, तो वो जल्द ही स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें एडल्ट बीसीजी वैक्सीन भी लॉन्च होने जा रही है। मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निक्षय मित्रा के रूप में इस प्रोग्राम से जुड़ें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिरसा के बड़ागुड़ा गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि यह यात्रा जिले के सभी गांवों और शहरों का दौरा कर केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों के बारे में आम जन को जागरूक करेगी। इस दौरान आम जन अपनी समस्याएं भी रख सकेंगे, जिसके समाधान के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि आज देश में पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आम पूरे देश के लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी की शुरू में एक योजना थी, उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं अपने बैंक में खाते खोलो, और पूरे देश में हर आदमी ने खोला। आज उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बीच में कोई नहीं है, सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम हो गया जो प्रधानमंत्री ने कर दिया। हमारे यहाँ 57 रथ हैं जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। ये 25 जनवरी तक चलेगी। मैं समझता हूँ तकरीबन बड़े गांव रूट के सब कवर हो जाए, तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। सरकार के जो नए कार्यक्रम है उससे लोग सीधे डायरेक्टली जुड़े हैं। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को अवगत कराया जाएगा, और हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी जो है वो आम जन को जो है वो अवगत कराया जा रहा है। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी भी जो अपनी कहानी है वो आप सबको दिखाई जा रही है कि किस तरह से उनको लाभ मिले हैं, और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये यात्रा के अंदर भी जो है सारे प्रोविजंस किए गए हैं। सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डीसी साहब भी देखिए, और उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। वहीं लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिलेगा। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज अंबाला के गांव बड़ागढ़ पहुंचने पर ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया।
इस कार्यक्रम में एक गर्भवती महिला की गोद बधाई की रस्म करवाते हुए पौष्टिक आहार का महत्व बताया गया व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा के जिला प्रधान राकेश बतौरा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हम सबको मिलकर आगे आकर सपने को साकार करना होगा। सभी गांवों में सारे ये अपने अधिकारी जाएंगे और लोगों के जो भी समस्या है उनका निदान करेंगे। और मोदी जी ने जो अभियान लिया है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित भारत बनाना है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक वो बात जारी है और विकास के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और जो एक शपथ भी दिलाई जा रही है, सभी लोग शपथ में शामिल होकर एक शपथ ले रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वहीं लाभार्थियों ने यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज उन्हें सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ मिला। हर मीटिंग में बुलाया जाता है और यहाँ पर हर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है, जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी बताया जाता है। और यहाँ पर आंगनबाड़ी में हर महीने गोद भराई भी की जाती है और पोषण के बारे में भी बताया जाता है। प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वृंदा योजना का मैंने लाभ उठाया है और मैं चाहूँगी कि जो बाकी गर्भवती महिला हैं वो भी इस योजना का लाभ उठाएं। ग्रुप से जुड़ के हमें जो भी हम ये लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, इससे हमें मशरूम की ट्रेनिंग ली है और उनका काम भी बनाया है और इन पैसों से हमें बहुत लाभ हो रहा है और काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कल जींद जिले के नरवाना के स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रवीण अत्रे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी कड़ी में यह विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मीडिया सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए जो कार्य किए हैं वे पहले किसी भी सरकार में नहीं हुए। इसके अलावा आज 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक की घर बैठे ही बुढ़ापा पेंशन बन रही है। सरकार द्वारा किसानों के हित में 54 योजनाएं लागू की हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में धान व गेहूं से अलग 12 अन्य फसलों पर भी MSP दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया है और भाई भतीजावाद की रणनीति को भी खत्म किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाएगी। हरियाणा के लगभग 6000 गांव, 3000 वार्ड, सब जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी। पूरे हरियाणा में लगभग 7000 प्रोग्राम होंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फीडबैक, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनी, क्या उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इस बात का फीडबैक, और अगर कहीं योजना नहीं पहुंची वहां पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। जो काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में किया, हम सब जानते हैं हरियाणा प्रदेश जो है चर्चित था किसके लिए? भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री जब कार्यभार संभाला, सबसे पहले हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दिया और इसके ऊपर काम करते हुए जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को बदला। कुरुक्षेत्र के शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव की कल से शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस उत्सव में प्रदेश के सभी जिलों से आए करीब 2000 छात्र छात्राएं हरियाणवी नृत्य, रागिनी व नाटक में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके उद्घाटन अवसर पर विधायक सुभाष सुधा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ होने वाली इन गतिविधियों से इस पहचान को और मजबूती मिली है। शिक्षा व सांस्कृतिक गतिविधियों से न केवल विद्यार्थियों में संस्कार बढ़ते हैं, बल्कि लुप्त होती लोक कलाएं भी जीवित होती हैं।
ये लगभग 3 दिन लगातार ये कल्चर प्रोग्राम रहेगा। पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, लगभग 2000 बच्चे, उनके रहने की व्यवस्था उनका रहेगा। तो मैं कहूँगा किस प्रकार से आज जो हमारी पुरानी संस्कृति जो लुप्त हो गई थी उसको हमारे बच्चे, युवा बच्चे, और आज किस प्रकार से मंच के माध्यम से अपने आप को वहाँ पर शो करेंगे, देखने वाली बात होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा किस प्रकार से बच्चों ने ये एग्जीबिशन लगाई है, देखने वाली थी जो हमारी पुरानी कल्चर था, किस प्रकार से हम मसाला कूटते थे, चटनी बनाते थे, इस प्रकार से किस प्रकार से छोटे बच्चों को पता लगा किस प्रकार से गायें, पशु किस प्रकार रखे जाते हैं। इसी प्रकार से जब त्यौहार हमारे किस प्रकार से हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्सव में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें प्रदेश स्तर पर आयोजित इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जीत कर ही हम यहाँ जाएं। परफॉर्म करने आए हैं तो हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट ही आए, यहाँ से खुश होके जाए। हम पहले ब्लॉक लेवल पे जीते थे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे जीते थे, अब हम स्टेट पे आए हैं और हमारी उम्मीद है कि हम जीत के ही जाएं। और हमने पूरा गेटअप हरियाणवी ड्रेस से किया हुआ है। पिछले साल ओले पड़ गए इब कैसा सूखा, बरसोगे राम जमींदार मर भूखा। चंडीगढ़ में 3 बेस रिपेयर डिपो यानी BRD ने कल अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में वायुसेना के रखरखाव कमान प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों के साथ साथ सेना के जवानों ने भी प्रस्तुतियां दी। कमान प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए स्वदेशीकरण में तेजी लाने की दिशा में केंद्रित प्रयासों के लिए AOC और टीम फिनिक्स की सराहना की, जिससे डिपो के MI सीरीज बेड़े में रखरखाव के संबंध में आत्मनिर्भरता की राह पर लिया गया है। मेक इन इंडिया की तरफ काफ़ी काम हुआ है। मेक इन इंडिया की तरफ में सेल्फ रिलायंस जो है, हम आत्मनिर्भरता की तरफ हमने काफ़ी काम किया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 1.5 साल में जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, हमने 3000 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स और एसोसिएटेड इक्विपमेंट का डेवलपमेंट किया है। और ये जो हमने डेवलपमेंट किए करीब 3000 लाइन, ये कॉम्प्लेक्स आइटम्स हैं। उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जो हमने डेवलप किए हैं, कुछ ग्राउंड इक्विपमेंट भी हैं जो हमने डेवलप किए हैं, जिनकी हम भारतीय वायुसेना को ज़रूरत थी। और इन सब का अगर हम एक हिसाब किताब लेते हैं तो करीबन 160 करोड़ रुपए की हमको बचत हुई है इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस से। और ये पहले फर्स्ट परचेज़ की सेविंग है। जब ये रिपीटेड परचेज होंगे तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग सेविंग जनरेट होती रहेगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान के अजमेर में एक कार्यक्रम में हैं। पहले जयपुर में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में केवल एक दिन का इंतजार बाकी है और राज्य में कांग्रेस की लूट वाली सरकार से मुक्ति मिलेगी। और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज संसद पुस्तकालय भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई है। वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज, 30 लीडर्स हैड अटेंडेड। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं। दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम
ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है। टोटल 19 बिल हमने आइडेंटिफाई किया है। 2 फाइनेंशियल आइटम्स है। टोटल आज के दिन में 21 आइटम्स हमारे कंसिडरेशन में है। सरकार के लिए नवंबर 2023 का महीना शानदार साबित हुआ। जीएसटी कलेक्शन के मामले में खुशखबरी सामने आई है। दरअसल वित्त मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2030 में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के समान महीने के मुकाबले 15% के उछाल के साथ 1.67 लाख करोड़ रुपए के अधिक रहा है। पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ रुपए था। साल दर साल जीएसटी कलेक्शन में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह लगातार छठा महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। इस बार केंद्रीय जीएसटी 30,420 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 38,226 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 87,009 करोड़ रुपए, सेस 12,274 करोड़ रुपए रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेरी फोटो आए समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।